प्रस्तुत वीडियो साल 2020 में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में विनय सर एवं विनीत अनुराग सर के बीच एक डिजिटल संवाद किया गया है। आज से ठीक 21 साल पहले भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और शूरता वीरता के बल पर जिस तरीके से कारगिल पर अपनी फतह वहां विजय पताका लहराया था, वह हम सभी भारतीयों के लिए बेहद गौरव का विषय। लेकिन यह केवल इतिहास की एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारे लिए यह दिन बेहद खास है और यही कारण है कि हर साल 26 जुलाई को हम इस दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं और साथ ही साथ हम यह आकलन भी करते हैं कि हमारी सेना किस तरीके से और मजबूत सशक्त हुई है और एक राष्ट्र के रूप में भारत किस तरीके से अपनी सुरक्षा, अपने विकास, अपनी पहचान को दुनिया में स्थापित करने के लिए लगातार प्रगतिशील, लगातार निरंतर बना हुआ है। इसी संदर्भ में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच आज ध्येय आईएएस के डायरेक्टर श्री विनय सिंह जी उपस्थित हैं। मैंने इनसे आग्रह भी किया हुआ था कि सर, अगर कारगिल के विषय में, उस युद्ध के विषय में, उन परिस्थितियों के विषय में और उनसे जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष निकले, जो संदेश निकले, उन विषयों पर अगर विचार किया जाए और अगर वह विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे स्टूडेंट्स को काफी हद तक मिलेगा। इस संदर्भ में आज हम लोग इनसे चर्चा करेंगे और साथ ही इन तमाम प्रश्नों पर उनके विचार को सुनने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिर कारगिल की घटना को आप कैसे देखते हैं? सबका अपना अपना नजरिया है, तो बेशक आपका भी एक नजरिया होगा कि कारगिल की घटना को कैसे देखा जा सकता है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि हम लोग मिल बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत कर सके। तो कारगिल को हम दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो जब मैं 1999 की बात करूं तो मैं स्वयं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, यूपीएससी की तैयारी करता था। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप आसपास की घटनाओं को एक अलग नजरिए से, एक प्रशासनिक नजरिए से देखने की कोशिश करने लगते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो मैं एक जागरूक व्यक्ति था और अपनी 23-24 साल की उम्र में था, तो मैं घटनाओं को समझ सकता। तो एक तो मैं कहूंगा कि 1999 में हम इसको किस नजरिए से देख रहे थे, और दूसरा मुद्दा यह है कि 2020 में हम इसको किस तरह से देखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि इतिहास से आप अगर सबक नहीं सीखते हैं तो इतिहास आपको बार बार वही सबक सिखाता है। तो पहले तो मैं बात करूंगा 1999 में किस नजरिए से देखते। तो जब ये घटना मई में मीडिया में, अखबारों में आने लगी, और खास बात है ये पहली ऐसी घटना थी, उससे पहले 62 के, 71 के, 65 के युद्ध हुए थे, तो वो सामान्य कुछ अखबारों के द्वारा थे और बहुत लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते थे। पर ये ऐसा युद्ध था जिसको मीडिया ने लाइव दिखाया था। बरखा दत्त जैसी पत्रकार लोगों के घर घर पहुंच गई थी और उन्होंने वहां लाइव एक तरह से टेलीकास्ट किया था, तो लोगों में उसके प्रति जागरूकता बहुत। तो सबसे पहली बात कि जब 1999 में एक आम भारतीय को ये खबर मिली तो वो शॉक्ड हो गया। बेसिकली हम बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि ठीक 3 महीना पहले फरवरी में अटल जी ने जब यात्रा की थी, लाहौर बस यात्रा, तो एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल था। अटल जी ने मीनारे पाकिस्तान, वो जो 1940 में जहां पर पाकिस्तान की अवधारणा विकसित हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, वहां गए। वहां जाकर उन्होंने ये कहा कि हम अतीत को भूलकर एक नए भविष्य के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था, उन्हीं की, अटल जी की कविता पढ़ी थी कि हम युद्ध नहीं होने देंगे, हम युद्ध नहीं होने देंगे। एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल था, बड़ा अच्छा सा था कि चलो इंडिया पाकिस्तान अपनी पुरानी चीजों को भूलकर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से मिलकर लड़ेंगे। और दोनों परमाणु राष्ट्र 1998 में हो ही चुके थे, तो ये भी कहा जाने लगा था कि 2 परमाणु राष्ट्रों में युद्ध की संभावना ना के बराबर है, तो क्यों ना हम एक नई तकदीर, एक नई तस्वीर लिखने की हम लोग कोशिश करें। तो उस हिसाब से शॉक्ड बहुत हो गए थे कि आखिर ये घटना हुई क्यों, क्या रीजन था। और ये एक प्रश्न आया कि पाकिस्तान पर वैसे तो हम पहले विश्वास नहीं करते थे, पर 1965 और 71 के युद्ध की परिस्थितियां अलग थी। यहां 2 चीजें साथ चल रही थी। राजनीतिक फ्रंट पर 2 देशों के प्रधानमंत्री संबंधों को सुधारने में लगे, पर पाकिस्तान की सेना क्या है, इस संबंध को बिगाड़ने में लगी थी और वो एक नई रणनीति बना रही थी कि कैसे इस खुशनुमा माहौल को पटरी से उखाड़ फेंका जाए और एक नए तरीके से भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए।
तो मैं यही कहूंगा कि मैं शॉक्ड ज्यादा था। अगर हम 1999 की बात करें तो बहुत ज्यादा शॉक्ड एक तरह से हम लोगों को दिखाई देता दिया। सर, एक तो इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन भी होता है और बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें भी करते हैं। क्या माना जाए कि ये कारगिल वॉर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लड़ा गया था या वहां की सेना की तरफ से लड़ा गया था? देखिए, अगर उस समय के अगर हम तत्कालीन जो कंटेम्प्रेरी लोगों ने इस पे किताबें लिखी, जैसे ISI के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, उनकी किताब है ये खामोशी कब तक, या रश्मि वशिष्ठ की किताब आप कारगिल पे देखें, या जनरल VP मलिक की किताब देखें, तो एक आम जो धारणा बनती है कि कारगिल का युद्ध बेसिकली सेना के गैंग ऑफ फोर का मतलब क्या था? परवेज मुशर्रफ जो उस समय जनरल थे, दूसरा थे जनरल महमूद, तीसरे थे जनरल मोहम्मद अजीज और चौथे थे जनरल जावेद हसन। ये गैंग ऑफ फोर ने इसकी पूरी रणनीति बनाई थी। और यहां तक कि कहा जाता है DGMO, पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को ये बात नहीं पता थी कि कोई ऐसी घटना होने वाली है। कहा जाता है जब पहली बार ब्रीफिंग की गई तो ब्रीफिंग के समय बहुत से लोग शॉक्ड रह गए, वहां के एयरफोर्स के अध्यक्ष भी शॉक्ड रह गए कि ये क्या हो गया है। तो एक गैंग ऑफ फोर की बात थी। और इन लोगों ने जो कारगिल का प्लान रचा था वो पहली बार नहीं था। 1971 में जब से पाकिस्तान हारा था युद्ध में तो उनके अहम को चोट पहुंची थी। दरअसल 1947 के बाद ही आप देखेंगे तो पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्मरानों को ये पढ़ाया जाता था कि भारतीय हिंदुओं का देश है। यद्यपि भारत विविधताओं का देश है और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि भारत हिंदुओं का देश है और भारत एक कायर देश है, हिंदू बनियों का देश है, और एक बार हम लड़ाई लड़ेंगे तो इनको चुटकियों से हरा देंगे। लेकिन 1965 में भी हारे और 1971 में तो बहुत बुरी तरह हारे। तो उनके अंदर एक अहंकार, उनको ठेस पहुंची थी कि जो हमने अब तक पढ़ाया है कि हमारी सेना बड़ी ताकतवर है, हम मोहम्मद बिन कासिम और गजनी और गोरी के हम प्रतिनिधित्व करता है, वो महमेद के प्रतिनिधित्व करता है, सलाहुद्दीन जो वहां का एक अरबों में वॉरियर माना जाता है, योद्धा माना जाता है, हम उसके प्रतीक हैं। तो जब 71 में हारे वो तो चलो हारती ही, 1984 में जब भारतीय सेना ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया तो उनको झटका एक तरह से और बड़े स्तर पे लगा, बड़े पैमाने पर चला जब ऑपरेशन मेघदूत चलाकर हमने सियाचिन कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके सामने पहली बार कारगिल का लेकर एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव क्या था? कारगिल जो है, जो लेह बटाली के जो रोड है, ये जो ऊपर की पहाड़ियां हैं, ये लेह श्रीनगर मार्ग के जस्ट ऊपर है और ये लेह श्रीनगर मार्ग से ही हम सियाचिन को सप्लाई लाइन मेंटेन करते हैं। तो जनरल जियाउल हक के सामने प्रस्ताव रखा उनके कुछ जनरलों ने कि अगर हम लोग कारगिल पर कब्जा कर लें और लेह श्रीनगर मार्ग काट दें तो सियाचिन में सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, और जब सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी तो वहां पर सेना फंस जाएगी, और सेना फंस जाएगी तो हम भारत के साथ सौदेबाजी कर लेंगे। तो जनरल जियाउल हक ने कहा अच्छा, बात तो सही है, अच्छा अगर भारत इसके अलावा और क्या कर सकता है? कहा अरे वो तो सर जनरल साहब कुछ नहीं कर सकता, बहुत होगा तो कश्मीर में युद्ध छेड़ देगा। तो कहा अच्छा कश्मीर में युद्ध होगा तो क्या होगा? तो कहा अरे हम लोग तो उनको बहुत आसानी से हरा देंगे। कहा अच्छा भारत और क्या कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी युद्ध छेड़ देगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इंटरनेशनल बॉर्डर, अरे पागल हो तुम लोग, इसका मतलब है कि छोटी से पूरा युद्ध करवाने वाले हो, और पूरा युद्ध हो जाएगा तो हम अफगानिस्तान के फ्रंट पे तो पहले ही फंसे हुए हैं, क्योंकि 1984 में उसमें सोवियत संघ की सेनाओं से लड़ रही थी पाकिस्तान की आर्मी अफगानिस्तान में, और कह रहे थे तुम एक भारत का भी अगर फ्रंट खोल दोगे तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ये सब रिस्क नहीं लेंगे। कहा जाता है जब जनरल जियाउल हक की मौत हुई और बेनजीर भुट्टो आई तो उस समय परवेज मुशर्रफ जो आर्मी में मेजर जनरल के रैंक पर थे, उन्होंने ये प्रस्ताव दोबारा रखा बेनजीर भुट्टो के सामने, उन्होंने भी वो रद्द कर दिया। यानी कहीं ना कहीं परवेज मुशर्रफ और कुछ सेना के कमांडरों में कारगिल का प्रस्ताव पहले से चल रहा था। जब नवाज शरीफ आए और परवेज मुशर्रफ को उन्होंने ही जनरल बनवाया था, परवेज मुशर्रफ, और वहां तो इतिहास रहा है जो आदमी जिसको जनरल बनवाता है सबसे पहले उसी की हत्या करवाता है। सिकंदर मिर्जा जो वहां के राष्ट्रपति थे उन्होंने जनरल अयूब को जनरल बनवाया तो उन्होंने उनको हटवा दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को बनाया, उन्होंने उनको तो खैर फांसी दे दी। और परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया वो आपको पता ही है।
तो खैर परवेज मुशर्रफ ने ये प्लान अपने गैंग ऑफ 4 के साथ मिलकर बनाया था कि हम लोग क्या करेंगे, सियाचिन की उस पर सप्लाई लाइन काट देंगे, कश्मीर का हम लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे। चूंकि हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, 1998 में दोनों ने परीक्षण कर लिया था, तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि अगर भारत इस तरह से कोई कार्रवाई करेगा तो एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी, तो अमेरिका और पश्चिमी देश इसमें क्या है, मध्यस्थता करने आ जाएंगे और इस तरह से हम लोग कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देंगे। और उनका एक था कि अगर पहाड़ियों पर कब्जा हो जाएगा तो भारत में घुसपैठ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये सब उन्होंने एक तरह से कहा जाए मिस कैलकुलेशन किया, यानी उन्होंने अपनी सीमाओं में जो कैलकुलेशन किया वो ये सोच के किया था कि भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा और हम आसानी से चुटकियों में करके काम कर लेंगे। पर परिणाम ये हुआ कि भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, और ताकत ही नहीं झोंकी, उसने ये दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आप चोटी पे हो और हम नीचे हो, तो आर्मी में कहा जाता है कि अगर आप चोटी पे हो नीचे हो तो 1:27 का अनुपात होना चाहिए, यानी चोटी पर बैठा एक सैनिक हमारे 27 सैनिकों के क्या है, बराबर है। कहा जाता है उसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में भारतीय सेना ने जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों पर हमला करके चोटियां जीती, वो मिलिट्री साइंस में दुनिया के सामने एक अप्रतिम उदाहरण बनकर, ये एक भारत की सेना की स्ट्रेंथ हमें कहीं ना कहीं क्या होती है, दिखाई देती है। सर लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि उस वक्त जब 99 में ये घटना घटी और जिस तरीके से वाजपेयी सरकार के द्वारा नवाज शरीफ सरकार के साथ लगातार बातचीत की जा रही थी, एक तरफ बस यात्राएं चल रही हैं, रेल यात्राएं हो रही हैं, लोगों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, सांस्कृतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, बड़ा अलग तरीके का माहौल था। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भारत की सरकार अपने पड़ोसियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है और इस तरीके का एक लापरवाही वाला नजरिया या एक कैजुअलनेस जो हमारा पाकिस्तान को लेकर आया, कहीं ना कहीं कारगिल वॉर यह उसका परिणाम था और इस वजह से हमारे जो सैकड़ों यहाँ पर सेना के जवान थे वो शहीद हुए। तो बहुत से लोग वाजपेयी सरकार पर भी सवाल खड़ा करते हैं, आपके हिसाब से क्या वहां पर परिस्थितियां रही? विनय जी, आपकी बात कुछ हद तक सही है। वाजपेयी सरकार की यहाँ 2 कमियां थी जो जिसमें जो साफ साफ दिखती। एक कमी तो क्या थी कि इंटेलिजेंस फेल्योर था पूरी तरह से। वो फरवरी से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े हथियार ले जाकर वहां पहुंचा दिए और हमारे इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला। ये इंटेलिजेंस फेल्योर 2008 के मुंबई हमले में भी दिखेगा, पठानकोट में दिखेगा, उरी में दिखेगा, अभी गलवान घाटी में भी देखिए कि उन्होंने बेस बना लिया, हमें पता नहीं चला। यानी ये जो इंटेलिजेंस फेल्योर का सिस्टम है वो आज तक कभी हल नहीं। दूसरी चीज, वाजपेयी सरकार को का मिसकैलकुलेशन ये था कि वो सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान की चुनी गई सरकार से बातचीत कर रहे हैं और अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो अगर हम दोनों समझौता कर लेते हैं तो शायद समस्या हल हो जाए। पर वो ये भूल गए थे कि पाकिस्तान की सत्ता का एक सबसे बड़ा केंद्र नागरिक सरकार नहीं बल्कि क्या है, सेना है। तो जो सेना सत्ता का केंद्र था उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पाए। ये उनकी एक मेजर कमी थी कि जब तक सेना किसी को सपोर्ट नहीं करेगी शायद भारत पाकिस्तान के संबंध नहीं सुधरे। और मेरा मानना है कि सेना कभी नहीं चाहेगी कि भारत पाकिस्तान के संबंध बिगड़े। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों है कि भाई सेना क्यों नहीं चाहती? जरा आप सोचिए, 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान की सेना एक संयुक्त सेना थी, ज्वाइंट आर्मी थी, एक ही ऐतिहासिक विरासत से निकली, एक ही परंपरा से निकली। और आप देखेंगे कि 1947 से 2020 तक भारतीय सेना ने नागरिक सरकार के अधीन काम किया, अपने दायरे को कभी क्रॉस नहीं किया और सेना का राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे वही सेना जो ब्रिटिश आर्मी से ही निकली थी, भारतीय सेना का ही भाग थी, वो दरअसल पाकिस्तान में हमेशा उसने या तो प्रत्यक्ष ढंग से सत्ता चलाई, चाहे अयूब ने चलाई, चाहे आहिया खान ने चलाई, चाहे परवेज मुशर्रफ ने चलाई, या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को उन्होंने क्या किया, नियंत्रण। तो हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आखिर वही सेना जो भारत में नागरिक सत्ता के नियंत्रण में रही, वही सेना पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र बिंदु कैसे बन रही। तो आप जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान को 21% भूमि मिली,
कुल भारत की, और 17% कुल संपत्ति मिली, कुल एसेट मिली, और 33% की सेना मिली। मतलब अपनी संपत्ति के प्रोपोर्शनेट में देखें तो सेना का आकार वहां बहुत ही क्या था, बड़ा था। यहां तक कि 1948 का बजट जब पाकिस्तान में बन रहा था तो कुल रेवेन्यू का 75% सेना पर व्यय होगा। तो एक कहावत कही जाती है मिलिट्री क्षेत्र में कि किसी राष्ट्र को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बड़ी सेना बनानी पड़ती है। पाकिस्तान में एक बड़ी सेना विरासत में मिल गई तो उसको बनाए रखने के लिए नई चुनौतियां बनाने की क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई। आप बताइए, अगर पाकिस्तान की इतनी विशाल सेना अगर है, मिली है, और पाकिस्तान अगर कोई शत्रु का निर्माण ना करे तो सेना का अस्तित्व ही वहां क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। तो आजादी के जस्ट बाद सेना के हुक्मरानों ने यह तय कर लिया कि सेना को बनाए रखने के लिए एक दुश्मन की जरूरत, और वो दुश्मन उन्होंने क्या किया, भारत को बना लिया। कैसे बनाया भारत को? उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की विचारधारा की सुरक्षा के लिए सेना का होना बहुत जरूरी है। तो जरा समझने की बात है कि पाकिस्तान की विचारधारा है क्या। कहा जाता है कि आप अरबों में से इस्लाम निकाल दें तो क्या बचेगा, अरबी बचेंगे। आप तुर्कों में से इस्लाम निकाल दें तो क्या बचेंगे, तुर्की बचेंगे। आप इजिप्ट मिस्र में से इस्लाम निकाल दे तो कौन बचेंगे, इजिप्शियन बचेंगे। पाकिस्तान में से इस्लाम निकाल दे तो क्या बचेगा। पाकिस्तान की मूल संकल्पना ही इस्लाम के नाम पर और भारत विरोध के नाम पर बनी। दरअसल वहां की भाषा उर्दू थोड़ी थी, भाषा तो संयुक्त प्रांत के यानी उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों ने वहां जाकर बना दी। अलग अलग वहां पे भाषाएं, पंजाबी, सिंधी, बिल्कुल सिंधी बहुल लोग, और बाहर के लोग आकर सत्ता में बस गए। तो उन्हें यह पता था कि इस्लाम इनको जोड़ता है, और पाकिस्तान की मूल संकल्पना तभी बनेगी जब इस्लाम इसकी विचारधारा हो और टू नेशन थ्योरी इसकी क्या हो, विचारधारा हो। और टू नेशन थ्योरी का विरोधी कौन है, भारत। यानी भारत हमको, इसको कहते हैं भय का सिद्धांत। भारत हमारी टू नेशन थ्योरी को स्वीकार नहीं कर रहा है, पाकिस्तान का के यानी कश्मीर को हमें नहीं दे रहा है। आपको पता ही होगा कि चौधरी रहमत अली ने जब आर्टिकल लिखा था 1934 में, नाउ और नेवर, तो उसमें पी से पंजाब था, ए से अफगानिया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला इलाका था, के से वहां क्या था, कश्मीर, आई से इंडस, और अस्तान से बलूचिस्तान। तो आज कश्मीर छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान की भौगोलिक अवधारणा पूरी हो गई। तो वहां की सेना ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बताया भारत टू नेशन थ्योरी में विश्वास नहीं करता, इस्लाम में विश्वास नहीं करता, तो भारत ही हमारा मुख्य दुश्मन है। और वहां के पॉलिसी को भारत केंद्रित पॉलिसी के रूप में विकसित किया गया। और जितना डर दिखेगा उतना ही पाकिस्तान की जनता की नजरों में पाकिस्तान की सेना की वैधता क्या होगी, बढ़ेगी। और जब वो 1971 में हार गए तो उनको लगा कि तो वैधता हमारी कमजोर हो रही है। 84 में सियाचिन में हार गए तो उनको लगा कि जनता में सेना की वैधता और कम हो रही है। और आजकल जब से 370 का प्रावधान चेंज हुआ है तो वहां की नजरों में सेना की वैधता धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही। तो जाहिर बात है कि सेना ने भारत केंद्रित रणनीति अपनाई, और जब जब उनको लगता है कि नागरिक सरकारें कोई बातचीत करती हैं तो वो बातचीत को पटरी से क्या कर देती, उखाड़ देती। कोई आतंकवादी हमला करा देंगे, कोई ऐसी चीज करा देंगे कि भारत पाकिस्तान की बातचीत ना हो। तो हमारा कहना था कि अटल जी की सरकार ने जो कैलकुलेशन किया कि नागरिक सरकार सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वहां आतंकवाद अपने आप में अब सत्ता का अलग केंद्र है, और मिलिट्री, और कहा भी जाता है 3A वहां चलाते थे। ए, पहला ए अमेरिका, दूसरा ए अल्लाह, और तीसरा ए आर्मी। तो ये जो 3A का कॉन्सेप्ट अभी चला रहा था, अब वहां पर अमेरिका 2A, अल्लाह और आर्मी के साथ एक ए रिप्लेस होकर वहां चाइना यानी सी आ गया है। तो लोग कह रहे हैं डबल AC का कॉन्सेप्ट अब पाकिस्तान को क्या कर रहा है, चला रहा है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि अटल जी की सरकार ने शायद मिसकैलकुलेशन किया, और वो समग्रता से इस पूरे संदर्भ को समझने में सक्षम नहीं रही। मैं आपसे इस बात पे, आपने जो बातें कही उसमें एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि एक तरफ जो भारत सरकार का अपना जो दृष्टिकोण था पाकिस्तान या सभी पड़ोसियों को लेकर,
वो हमेशा से रहा है कि हम बातचीत में विश्वास करते रहे हैं, हम हमेशा से वहां पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहते हैं और शायद सभी भारतीय ये चाहते भी हैं कि हम अपने पड़ोसियों के साथ एक बेहतर रिश्ते बनाएं। लेकिन जो पड़ोसियों की प्रतिक्रियाएं रही हैं, जैसे पाकिस्तान के जरिए या कभी बांग्लादेश के जरिए या चाइना के जरिए, तो लगातार जिस तरीके से समस्या आती है, एक निष्कर्ष यहाँ पर चाहिए कि आखिर क्या सबक रहे हैं कारगिल की घटना से। तो वर्तमान में क्या सबक हमने लिए हैं, क्या हम पहले की तुलना में और अपने को मजबूत कर पाए हैं, और क्या और सबक हमें सीखने। देखिए, अगर कारगिल से सबक सीखने की बात थी तो कुछ चीजें तो हमारी सकारात्मक रही। सकारात्मक क्या रही? सेना के मिलिट्री दृष्टिकोण से देखें तो हमने दुनिया को यह दिखाया कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो एक तो सेना के मनोबल के लिए बहुत बढ़िया था, अगर अच्छी बात कहें। दूसरा, यही वो घटना थी जब भारत ने एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में दुनिया के मंच पे अपने को प्रस्तुत किया कि 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद हमने अपना 1999 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेकर आए, नो फर्स्ट यूज का। फिर हमने पहल की और हम पाकिस्तान में यात्रा करके गए और मीनारे पाकिस्तान तक पहुंचे, और पाकिस्तान ने अपने आप को गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र के रूप में अपने आप को क्या किया, प्रस्तुत किया। तो हम तो जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत हुए, और पाकिस्तान जब गैर जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में आया तो वहां से अमेरिका और पश्चिमी देशों का रुझान पाकिस्तान से हट गया और भारत की तरफ रुझान आया। यद्यप 2001-2 में जब अफगानिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी, थोड़ा बहुत मिलाकर रखा, लेकिन फिर भी भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र है। वो कोई भी एडवेंचर कर सकता है। ये पाकिस्तान की छवि खराब हुई। और दूसरा ये भी हुआ कि पाकिस्तान मुजाहिदीन के नाम पर परमाणु हथियारों का भी उपयोग कर सकता है दुनिया को। ये अच्छी बात, गलत बात इससे क्या, जो अभी तक हम नहीं दूर कर पाए। हमने कहा इंटेलिजेंस फेल्योर तो बहुत बड़ा मामला है, आज तक हम उसे हल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा था सेनाओं में कोऑर्डिनेशन का मामला। 1999 में कहा जाता है कि एयरफोर्स मार्शल जो थे टिपनेस साहब और वीपी मलिक जो थल सेना अध्यक्ष थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा था, और उसके लिए ही जो सुब्रमण्यम कमेटी थी जो कारगिल पर बनी थी, उसने एक प्रस्ताव रखा था सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो अब जाकर बना है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं चली आ रही है, अभी तक वो हल नहीं हुई है। तो जाहिर बात है कि जो सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशें हैं, जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, आज तक पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं की गई हैं। तो हम सीखेंगे अगर नहीं इतिहास से, तो हमने कहा इतिहास फिर हमें फिर सिखाएगा। और पाकिस्तान तो अलग बात है, अगर चाइना और इस तरह की जब शक्तियां हमारे सामने आएंगी और वो इस तरह की कारगिल जैसा एडवेंचर जैसा उन्होंने गलवान घाटी में कर दिया है, तो शायद हमारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो मेरा मानना है कि हमें सीखना ये है कि हम अपने पड़ोसियों से वार्ता ना बंद करें, हम संवाद बनाए रखें। पर कमजोर लोग, कहा जाता ना, चाणक्य कहा करता था कि बराबर के लोगों के साथ बातचीत होती है और कमजोरों का केवल शिकार किया जाता है। तो बातचीत करने से पहले मेरा मानना है कि हम शक्ति की अवधारणा रखें, यानी शक्तिशाली ही बातचीत के माध्यम से रखा है, तो सेना का आधुनिकीकरण करें, मॉडर्नाइजेशन करें, और तब जाकर के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखें और हम लोग मिलजुल कर एक एशियाई निर्माण करें। ये मेरा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बड़ी समग्रता के साथ कारगिल के जो मुद्दे थे उनमें तमाम पहलुओं को आपने यहाँ पर हम लोगों के सामने रखा। कोरोना के इस काल में निश्चित रूप से बातचीत की ये जो विधा है, इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी समस्याएं आ भी सकती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी श्रोता हैं जो इन चीजों को सुन रहे होंगे, निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे और कारगिल या इस तरीके की कोई भी इतिहास की घटना को देखने का एक जो नजरिया, एक दृष्टि है, उसका विकास वहां पर हो पाएगा। मेरी आपसे आग्रह रहेगा कि इस तरीके के जो संवाद है, इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं, वो आगे भी चलती रहें और लगातार जो है इस तरीके के नए नए मुद्दों पर जो भी हमारे श्रोता हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आपके विचारों का लाभ मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद।